और मैं हूं शिवम। दक्षिण भारत की एक नदी है कावेरी। खेतों की प्यास बुझाती है, शहरों की रगों में बहती है, उद्योग धंधों को रफ्तार देती है। और दो प्रमुख राज्य जिसमें कर्नाटक और तमिलनाडु शामिल हैं, यहां से ये नदी बहती है। इसका कितना पानी कौन इस्तेमाल करेगा, इसकी लड़ाई 142 सालों से चल रही है। 142 सालों से। और इस लड़ाई का अभी भी अंत नहीं है। 29 सितंबर को भी कावेरी नदी के जल बंटवारे के विरोध में कर्नाटक बंद का आह्वान किया गया। कर्नाटक बंद रहा। इससे 3 दिन पहले यानी 26 सितंबर को भी बेंगलुरु बंद था। दरअसल कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी जिसको कहते हैं, उसने कर्नाटक सरकार से 15 दिनों के लिए तमिलनाडु को 5000 क्यूसेक यानी क्यूबिक फुट प्रति सेकंड पानी देने को कहा है। और जिसका कर्नाटक के रहने वाले लोग कन्नडिगा विरोध कर रहे हैं। एक्सप्लेनर आज का जो द ब्लंट मीडिया का है, इसमें हम तमिलनाडु को पानी क्यों नहीं दे रहा है कर्नाटक, एक राज्य में कांग्रेस सरकार है, दूसरे में भी कांग्रेस की हिस्सेदारी है, फिर भी यह विवाद क्या है, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे इस एक्सप्लेनर में। बात 1881 की है, जब मैसूर, जिसे अब कर्नाटक कहते हैं, उसने कावेरी नदी पर बांध बनाने का फैसला किया था। इस फैसले का मद्रास प्रेसिडेंसी, जिसे अब तमिलनाडु कहते हैं, उसने भयंकर विरोध किया। नाराजगी बहुत ज्यादा बढ़ी और इसके बाद कावेरी जल बंटवारे को लेकर दोनों के बीच 1892 में एक करार हुआ, समझौता हुआ। समझौता यह था कि कर्नाटक को 177,000 मिलियन क्यूबिक फीट पानी मिलेगा इस समझौते के तहत। इसमें केरल को 5,000 मिलियन क्यूबिक फीट के साथ साथ तमिलनाडु और पौंडीचेरी को 556,000 मिलियन क्यूबिक फीट पानी मिलना था, जो एक करार था इसके तहत। 1881 में मैसूर रियासत और मद्रास प्रेसिडेंसी ने कावेरी जल बंटवारे को लेकर यह समझौता कर लिया और इस समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए। 1924 में दोनों के बीच 50 सालों के लिए निश्चित मात्रा में कावेरी का पानी आवंटित करने का समझौता हो गया। इसके बाद और 1956 में 3 नए राज्यों जिसमें आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरल का गठन हुआ। इसकी वजह से एक बार फिर से कावेरी जल समझौते में संशोधन की जरूरत महसूस हुई, जो समझौता किया गया था। 60 के दशक में कर्नाटक ने एक नए जलाशय बनाने का प्रस्ताव रखा था और केंद्र ने इस योजना को खारिज कर दिया। बावजूद इसके कर्नाटक नहीं माना और कर्नाटक ने एक की जगह पर 4 जलाशय बना दिए। 1924 का समझौता 1974 में इसके बाद खत्म हो गया और इसके बाद कावेरी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का गठन किया गया। ये कमेटी बनाई गई और इसकी फाइनल रिपोर्ट 1976 में आई, जिसे सभी राज्यों ने स्वीकार कर लिया, मान लिया। हालांकि जब कर्नाटक ने हरंगी बांध का निर्माण शुरू किया तो तमिलनाडु ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया, सुप्रीम कोर्ट में जाकर अपनी बात रखी और ये कहा कि ये ठीक नहीं है। दोनों राज्य एक दूसरे को कम पानी देना चाहते थे और उनका मानना था कि हरंगी से कर्नाटक को फायदा होगा। कर्नाटक कहता है कि वो नदी के बहाव के रास्ते में पहले पड़ता है क्योंकि वहीं से कावेरी निकलती है, इसलिए पानी पर पहला अधिकार कर्नाटक का है। ऐसे में पुराने समझौते नए राज्यों के बीच लागू नहीं किए जा सकते। तमिलनाडु का यह कहना था कि अंग्रेजों के दौर में जो समझौता हुआ, उस समझौते का कर्नाटक को पालन करना चाहिए। उससे पहले जितना पानी मिलता है, मिलते रहना चाहिए, यानी तमिलनाडु को उतना पानी दिया जाना चाहिए। तमिलनाडु को कावेरी के पानी की ज्यादा जरूरत है, यह तर्क तमिलनाडु का है। इस बीच यह विवाद लगातार चलता रहा, खत्म नहीं हुआ, विरोध भी हुआ। कावेरी के पानी को लेकर कर्नाटक में तमिल भाषियों के खिलाफ दंगे भी हुए। 90 के दशक की बात है, जब केंद्र सरकार ने कावेरी नदी जल विवाद को हल करने के लिए कावेरी वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल का गठन किया, उसको बनाने की घोषणा की। 25 जून 1991 को यह ट्रिब्यूनल कर्नाटक सरकार से 1 साल के अंदर तमिलनाडु को 5.8 लाख करोड़ लीटर पानी रिलीज करने को कहता है। ट्रिब्यूनल का ये जब आदेश आता है तो इसके बाद की परिस्थितियां और भी ज्यादा बिगड़ जाती है, क्योंकि कर्नाटक की एस बंगारप्पा सरकार ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ विधानसभा में एक अध्यादेश लेकर आ जाती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे रद्द कर दिया, इस अध्यादेश को रद्द कर दिया और इसके बाद केंद्र सरकार के फैसले को पक्षपातपूर्ण बताकर वतल नागराज की अगुवाई में कन्नड़ समर्थक संगठनों ने 13 दिसंबर को कर्नाटक बंद का आह्वान कर दिया। उस वक्त ये 90 के दशक में आपको बात बता रहा हूं। संगठन ने यह घोषणा कर दी कि कावेरी कन्नडिगों की जननी है, इसलिए हम किसी और को पानी नहीं दे सकते। अगले ही दिन, इस बंद के अगले दिन, बेंगलुरु और मैसूर में कन्नड़ भाषी समूहों ने तमिल भाषियों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। हालात बहुत ज्यादा तनावपूर्ण हो गए थे, ये तस्वीरें उसकी गवाह हैं।
तमिल व्यापारियों, मूवी थिएटरों और यहां तक कि तमिलनाडु लाइसेंस प्लेट की जो गाड़ियां थी, जो वाहन थे, उनको भी कन्नडिगा आंदोलनकारियों ने निशाना बनाया। बेंगलुरु में तमिलों की पूरी बस्ती जला दी गई, आग के हवाले कर दी गई। भीड़ पर काबू पाने के लिए उस वक्त पुलिस ने फायरिंग की और इस फायरिंग में 16 लोगों की मौत हो गई। इस हिंसा ने दक्षिणी कर्नाटक के तमिल भाषी लोगों में डर पैदा कर दिया। यह इलाका केरल से सटा हुआ इलाका है। कुछ ही हफ्तों में हजारों तमिलों को पलायन करने के लिए वहां से मजबूर होना पड़ा और इस घटना से कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच दुश्मनी जैसी स्थिति पैदा हो गई। दुश्मनी की दीवार खड़ी हो गई। कर्नाटक के सुपरस्टार उस वक्त के जो थे, राजकुमार का अपहरण कर लिया गया और वीरप्पन की डिमांड उस वक्त रखी गई कि इस पूरे मामले को सॉल्व किया जाए। जुलाई 2000 की बात है। कन्नड़ फिल्मों के सुपरस्टार और फिल्मों के पहले महानायक डॉक्टर राजकुमार तिरुपति में, आंध्र प्रदेश में भगवान वेंकटेश्वर के दर्शन करने के लिए पहुंचे हुए थे। उनके साथ उनकी पत्नी पर्वतम्मा, दामाद एएस गोविंदराज और असिस्टेंट डायरेक्टर नागप्पा भी थे। 30 जुलाई को डॉक्टर राजकुमार दर्शन करने के बाद कर्नाटक लौट रहे थे और उसी दिन यानी 30 जुलाई को बीच रास्ते में ही उन्होंने कर्नाटक जाने से पहले तमिलनाडु के गजनूर में स्थित अपने महलनुमा फार्म हाउस में रुकने का फैसला किया था और उनका यह मानना था कि वो यहां रात पर रुकेंगे। रात के 9:30 बजे भारी बारिश के बीच 9 हथियारबंद लोग बड़ी मूंछों वाले एक दुबले पतले आदमी के साथ राजकुमार के फार्म हाउस में घुसते हैं और उसके बाद मूंछों वाला जो आदमी था, वो ये शख्स जिसका नाम बड़ा मशहूर हुआ, वो ये कहता है कि मैं वीरप्पन सर कहाँ हैं। वही 5 हथियारबंद लोग फार्म हाउस के बाहर खड़े रहते हैं। वीरप्पन तब तक पूरे भारत में काफी कुख्यात हो चुका था, लोग उनको जानते थे। उस पर 2000 से ज्यादा हाथियों और 184 लोगों को मारने का आरोप था वीरप्पन के ऊपर। और काफी निगोशिएशन के बाद वीरप्पन ने 108 दिन बाद 15 नवंबर 2000 को सुपरस्टार राजकुमार को रिहा किया था, यानी उनका अपहरण करके रखा था लंबे समय तक। वीरप्पन ने इस दौरान राजकुमार को छोड़ने के लिए कर्नाटक सरकार के सामने 2 प्रमुख डिमांड रखी थी। ये डिमांड भी बड़ी दिलचस्प थी और इनका भी कावेरी से कनेक्शन है। पहली डिमांड ये थी कि कर्नाटक सरकार से राज्य में तमिल को एक एडिशनल भाषा के रूप में अपनाया जाए और उन तमिल परिवारों को अच्छी खासी क्षतिपूर्ति दी जाए। ये मांग की गई जिन्होंने कावेरी जल विवाद पर 1991 के दंगों में संपत्ति और अपने लोगों को खो दिया था। दूसरी डिमांड ये थी वीरप्पन की कि एक आश्वासन दिया जाए कि राजकुमार की रिहाई के बाद स्पेशल टास्क फोर्स वीरप्पन की तलाशी के लिए अभियान नहीं चलाएगी, यानी वीरप्पन भी कावेरी जल विवाद के जरिए अपनी इमेज को बेहतर करना चाहता था, सुधारना चाहता था। सालों की कानूनी लड़ाई के बाद ट्रिब्यूनल ने 2007 में अपना आखिरी फैसला दिया और उसमें निचले तटीय राज्य तमिलनाडु को 41.92%, कर्नाटक को 27.36%, केरल को 12% और पुडुचेरी को 7.68% पानी आवंटित करने के लिए कहा गया। ये ट्रिब्यूनल ने कहा। 2012 में कर्नाटक ने सूखे की वजह से ट्रिब्यूनल के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी और इस दौरान बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन हुए और तमिलनाडु को कावेरी जल छोड़ने पर कर्नाटक सरकार में शामिल जेडीएस के 5 नेताओं ने अपने पदों से इस्तीफा दे दिया और ये कहा कि आप ट्रिब्यूनल की बात ना मानिए। 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक को कावेरी से 10 दिन में तमिलनाडु को 6000 क्यूसेक पानी छोड़ने का आदेश दे दिया। फैसले के बाद बेंगलुरु में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए और इस दौरान 2 लोगों की मौत हो गई। कर्नाटक की राजधानी में भारी पुलिस फोर्स को तैनात करना पड़ा हालात सामान्य करने के लिए और हिंसा भड़काने के आरोप में इस दौरान 250 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया, उनकी गिरफ्तारियां हुई। इसके बाद 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के पानी के हिस्से को घटाकर 177.25 हजार मिलियन क्यूबिक फीट कर दिया। इसके बाद तमिलनाडु में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए और कई राजनीतिक दलों ने कावेरी वाटर मैनेजमेंट बोर्ड यानी CWMB बनाने की मांग कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में केंद्र को कावेरी जल की निगरानी के लिए एक बोर्ड बनाने का निर्देश दिया। 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेन्नई दौरे के दौरान तमिलनाडु में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए और यह कहा जाने लगा कि इस मामले पे कोई सख्त एक्शन लिया जाए। प्रदर्शनकारियों ने कावेरी जल में अपना उचित हिस्सा मांगने के लिए खूब हंगामा किया। 2022 में कर्नाटक में कांग्रेस ने मेकेदातु में कावेरी नदी पर एक जलाशय बनाने की मांग करते हुए मेकेदातु मार्च निकाला
और उसी साल अगस्त में कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी यानी CWMA ने तमिलनाडु को 10,000 क्यूसेक पानी छोड़ने की घोषणा कर दी। इस फैसले के विरोध में किसानों और कन्नड़ समर्थक संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किया और जम के विरोध प्रदर्शन हुआ था। काफी नुकसान भी उठाना पड़ा। सितंबर में हालात और ज्यादा बिगड़ गए जब किसानों और कन्नड़ समर्थक समूहों ने कर्नाटक के भीतर विरोध प्रदर्शन शुरू करने की जरूरत महसूस की। इससे लंबे समय से चले आ रहे कावेरी जल विवाद को फिर से एक हवा मिली और ये राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियों में आ गया। राष्ट्रीय स्तर पर इसकी चर्चा शुरू हो गई। इस साल 13 सितंबर को कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने एक आदेश जारी किया था और इसमें यह कहा गया था, इस आदेश में, कि कर्नाटक अगले 15 दिन तक तमिलनाडु को कावेरी नदी से 5,000 क्यूसेक पानी देगा। सुप्रीम कोर्ट ने भी 21 सितंबर को इस फैसले को बरकरार रखा और यह कहा कि यह बात बिल्कुल ठीक है। कर्नाटक के किसान संगठन, कन्नड़ संस्थाएं और विपक्षी पार्टियां इसी फैसले का विरोध कर रही हैं और इसी के चलते 30 से ज्यादा किसान संगठनों ने, कन्नड़ संगठनों ने इस बार कर्नाटक बंद को बुलाया था और ये कहा था कि उनकी मांग को सुना जाए। इस दौरान बेंगलुरु आने जाने वाली करीब 44 फ्लाइट कैंसिल कर दी गई। कई स्कूलों की छुट्टी करनी पड़ी क्योंकि पहले एक बार इस तरह के हालात बन चुके थे और कोई जोखिम सरकार लेना नहीं चाहती थी। कावेरी और तमिलनाडु के बीच जल विवाद का समाधान क्या हो सकता है? कावेरी का विवाद जो है कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच, इसको समझने की जरूरत है। कर्नाटक के डिप्टी सीएम DK शिवकुमार ने एक साक्षात्कार में यह बताया कि इस जल विवाद का सिर्फ और सिर्फ एक समाधान है कि रामनगर की मेकेदातु परियोजना को अमल में लाया जाए। दरअसल इस परियोजना के तहत रामनगर जिले में कनकपुरा के पास एक संतुलन जलाशय का निर्माण करना शामिल है और कहना यह है कर्नाटक सरकार का कि पिछले साल 400,000 मीट्रिक क्यूबिक से ज्यादा पानी समंदर में बहकर बर्बाद हो गया था। अगर मेकेदातु परियोजना से कनकपुरा में जलाशय में यह पानी सुरक्षित रखा जाता तो दोनों राज्यों के बीच पानी विवाद सुलझ जाएगा। ये एक इसका सॉल्यूशन है जो कर्नाटक की ओर से कहा जाता है। पूर्व प्रधानमंत्री HD देवेगौड़ा ने 25 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक चिट्ठी लिखी और ये कहा कि प्रधानमंत्री इसमें हस्तक्षेप करें और उनके हस्तक्षेप के बिना इस विवाद का समाधान नहीं हो सकता। केंद्र को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करके एक 5 सदस्यीय एक्सपर्ट पैनल बनाने की मांग करनी चाहिए ताकि यह पैनल कावेरी नदी के पानी का सही बंटवारा कर सके और उसको लेकर कोई सुझाव दे सके। देवेगौड़ा ने यह भी कहा कि इस पैनल में सभी लोगों का इंडिपेंडेंट होना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि किसी का झुकाव कर्नाटक की तरफ है, किसी का तमिलनाडु की तरफ। पिछले 100 सालों में सभी को कम पानी मिला है, ऐसे में अभी के हिसाब से पानी का बंटवारा होना चाहिए, ये तमिलनाडु का कहना है। अब देखना ये होगा कि इसमें क्या होता है। बहुत सारे जो रिसर्चर हैं वो इसमें अपनी अपनी प्रतिक्रिया देते हैं और वो कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की अनुमति प्राप्त स्वायत्त बोर्ड का गठन इस मामले में जरूरी है ताकि राज्यों के बीच होने वाले जल विवादों को बिना राजनीतिक दबाव के हल किया जा सके। निष्पक्ष तरीके से, भरोसेमंद तरीके से और समयबद्ध तरीके से इसकी सिफारिशें लागू की जा सकें। लेकिन बिना विशेषज्ञों के सुझावों के ऐसा कर पाना पर्याप्त नहीं होगा, ये कई सारे जानकार कहते हैं। अब ये देखना बहुत दिलचस्प होगा कि चुनाव से ऐन पहले ये जो विवाद उछला है कावेरी का, इस पर क्या सॉल्यूशन होता है। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। कावेरी विवाद बड़ा महत्वपूर्ण विवाद है दक्षिण के 2 राज्यों के लिए, इसलिए मैंने इस पर आपको जानकारी देना जरूरी समझा। कैसा लगा आपको ये कार्यक्रम? आप क्या सोचते हैं इस विवाद को लेकर? जरूर आप कमेंट करके बताएं। मुझे इजाजत दें। बहुत शुक्रिया।